अभी जी बात करते हैं ज्वाइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन। अब क्या कॉज ऑफ एक्शन क्या है, बेसिकली पहले तो ये जानना है। वजह अनाथ बनाए दावा, ठीक, कि जहां किसी का राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो दूसरे बंदे को या उस बंदे को कॉज ऑफ एक्शन हो गया। अब एक दफा हुआ, एक एक्ट से हुआ, एक ट्रांजैक्शन से हुआ कॉज ऑफ एक्शन, फिर दूसरी से हुआ, फिर तीसरी से हुआ, तो ये सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन हो गए। अब सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन को वो कहता है एक कर लिया जाए, फिर इस पे कुलिया वही अप्लाई होगा कि यहां कुछ कॉज ऑफ एक्शन ट्रायल को डिले करेंगे या एम्बेरस करेंगे तो वो सेग्रीगेट कर दिए जाएंगे। अब इस पे आगे चल के है कि ये ऑब्जेक्शन कब लेना चाहिए। जो कमिंग रूल्स हैं ऑर्डर 2 के, वो बताएंगे कि इसमें ऑब्जेक्शन कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। इस पे कोर्ट फीस कितनी होती है। रूटीन में आमतौर पर सपोज के एक बंदे ने 20-20 लाख के एक एक माह में 4 चेक दिए हैं, किसको, प्लेंटिफ को, और एक ही उसमें डिफेंडेंट है। तो अब क्वेश्चन आ गया कि ये एक माह बाद फिर एक नेक्स्ट माह, फिर नेक्स्ट माह, फिर नेक्स्ट माह, तो ये क्या होगा, रेकरिंग कॉज ऑफ एक्शन हुआ, दोबारा दोबारा हुआ, 4 माह में कॉज ऑफ एक्शन हुआ। अब ये भी देखना है कि क्या ये जो हम ज्वाइंट कर रहे हैं कॉज ऑफ एक्शन, ये एक ही लिमिटेशन में आती हैं। अच्छा, अब इसमें अगली बात आ गई कि जो उसने पैसे देने हैं वो ईच है कितना, 2 मिलियन। अब 2 मिलियन पे कोर्ट फीस कितनी लगनी है। अब वो कहता है प्लेंटिफ भी एक है, डिफेंडेंट भी एक है, और आप कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन कर लें, कितनी, 4, 5, 6 जितनी भी हैं ज्वाइन कर ली। फिर कोर्ट फीस के हवाले से क्या कहता है, आज चला जाएगा मल्टीफेरियस कोर्ट फीस। क्या ईच कॉज ऑफ एक्शन सेपरेटली कोर्ट फीस लगेगी। प्रैक्टिस में बहुत कम होता है बिकॉज के इसका ऑब्जेक्शन बहुत कम आता है। तो ऑब्जेक्शन कब लेना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये दावा आता है तो किसी एडवर्सरी ऑपोनेंट महालव वकील को क्या देखना चाहिए, डिफेंडेंट के वकील को देखना चाहिए कि अगर ये 4 चेक की अमाउंट है और उसमें सपोज के 8 मिलियन है और ईच 2 मिलियन है, तो क्या इसमें कोर्ट फीस कितनी लगी है। तो ये अदालत को पॉइंट आउट करना, हाईलाइट करना भी महालव वकील का काम है, डिफेंडेंट का काम है। अब चलते हैं जी इसकी टैक्स की तरफ। अब ऑर्डर 2 रूल 3 कहता है जी ज्वाइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन नहीं कहा उन्होंने, कॉजेज ऑफ एक्शन मोर देन 1, 2, फिर अगेन यहां रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन यही है कि ट्रायल डिले ना हो, एम्बेरस ना हो, या उसमें कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो फिर ठीक है, वो चल सकती हैं। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड a plaintiff may unites in the same suit several causes of action। हाँ, सेवरल की बात की है, अनलिमिटेड की नहीं की, ठीक। और सेवरल भी फिर एक खास स्पैन में अगर होगी, स्टिपुलेशंस में होंगी, तो फिर causes of action against the same defendants or the same defendants jointly। अब एक भी डिफेंडेंट हो सकता है या ज्यादा भी डिफेंडेंट्स हो सकते हैं, ज्वाइंटली उनके खिलाफ क्या करता है, उनको कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर लेता है। एंड एनी प्लेंटिफ्स हैव कॉजेज ऑफ एक्शन इन विच दे आर ज्वाइंटली इंटरेस्टेड अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट। हाँ, यहां यह भी है कि एक बंदे ने 4 मुख्तलिफ बंदों को चेक दिया सेम अमाउंट का, 4 प्लेंटिफ्स को दिया, एक बंदे ने 4 चेक दे दिए। अब डिफेंडेंट एक है, प्लेंटिफ 4 हैं, तो उसी तरह ही वो चारों प्लेंटिफ जो हैं एक दावा दायर करेंगे डिफेंडेंट के खिलाफ, और फिर अगेन कोर्ट फीस का इशू जो है वो सेपरेटली डील होगा, वो ट्रीट किया जाएगा मल्टीफेरियस सूट में। अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और द सेम डिफेंडेंट्स ज्वाइंटली मे यूनाइट सच कॉजेज ऑफ एक्शन इन द सेम सूट। एक ही सूट में वो कॉजेज ऑफ एक्शन जो हैं, ऑलमोस्ट वर्ड कॉज ऑफ एक्शन का है, जैसे कि मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर या प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है, इसी तरह कॉज ऑफ एक्शन की वो बात करता है कि उसी तरह ही उसे ज्वाइन कर दिया जाएगा। लीगल कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं
तो अगर लिमिटेशन बार नहीं है। Where causes of actions are united, the jurisdiction of the court as regard the suit shall depends on the amount। अब किस jurisdiction की बात करता है? आप उसकी peculiar jurisdiction की बात करता है। टेरिटोरियल jurisdiction भी हो सकती है। अगेन कहा कि अगर cause of action तो है एक कोर्ट को और प्रॉपर्टी को डील कर रही है और कोर्ट, और दूसरी प्रॉपर्टी की टेरिटोरियल jurisdiction जो है वो और है, तो फिर उसे ही दूसरी कोर्ट में जाना पड़ेगा और cause of action ज्वाइन नहीं हो सकेगी। The suit shall depends on the amounts or values of the aggregate subject matter at the date of instituting the suit। अब वो कहता है जी जो एग्रीगेट वैल्यू है, जो टोटल वैल्यू है उस पे कोर्ट फीस लगेगी। और इसके क्रॉस रेफरेंस में अगेन हम देखेंगे ऑर्डर 1 रूल 1(3) मल्टीफेरियस सूट की बात करता है। और इसमें जो कोर्ट फीस के हवाले से अलहदा जजमेंट है, कोर्ट फीस इंडिविजुअल लगेगी उसमें 2011 CLC 1239। तो इसमें है जी कोर्ट फीस जो है ईच कॉज ऑफ एक्शन पे लगेगी। अब आगे चल के जो कमिंग रूल्स हैं सेम ऑर्डर के, वो क्या कहते हैं कि पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। जैसे कि हमने देखा कि जब प्लेंटिफ ज्यादा हो जाता है तो कोर्ट कहती है कि अलहदा हो जाओ, अगर वो समझती है। यहां भी अगर कॉज ऑफ एक्शन ऐसी हैं जिसकी वजह से क्या दावा प्रोसीड नहीं प्रॉपर हो रहा, वेयर इट अपेयर्स टू द कोर्ट्स दैट एनी कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइंट इन वन सूट कैन नॉट बी कन्वीनियंटली ट्राइड। आसानी से दावा नहीं चल सकता, ट्रायल मुमकिन नहीं है। क्या आसानी से, एम्बैरस है, डिले हो रहा है। और dispose of together, the court may order separate trials or make such other order as may be expedient। तो कोर्ट को जैसे मुनासिब लगता है अलहदा दावे का कह सकती है, सेपरेट ट्रायल का कह सकती है, जैसे भी कोर्ट समझती है। आगे सर नेक्स्ट इसका रूल है जी ऑर्डर 2 रूल 7 कहता है objections as to misjoinder, all objections on the ground of misjoinder of causes of action shall be taken at the earliest possible opportunity। बिल्कुल वही वर्ड है, वही चीज है जो कि ऑर्डर 1 रूल 9 कहता है। वो ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर की बात करता है, किसकी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की। और यहां करता है ऑब्जेक्शन टू मिस ज्वाइंडर किसकी, इस कॉजेज ऑफ एक्शन की। बस इतनी बात करता है, कॉज ऑफ एक्शन का लफ्ज डाल दिया, बाकी वही चीजें हैं और क्रॉस रेफरेंस में वही उसी तरह ही आ जाएगा। पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड्स इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड as or before such settlement unless the ground of objection has subsequently arisen and any such objection not so taken shall be deemed to has been waived। मैंने एक बात की पहले भी, क्या वो कहता है कि अगर ऑब्जेक्शन इमीडिएटली नहीं लिए गए तो वेव किए जाएंगे। किस में, सेक्शन 21 क्या कहता है, जुरिस्डिक्शनल ऑब्जेक्शन अगर इमीडिएटली नहीं लिए गए तो आपने कोर्ट को डिस्क्रिप्शन दे दी, फेयर ट्रायल हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो 107 CPC के तहत एपेलेट कोर्ट उसे उसके पास पार्ट्स हैं, रिवर्स कर सकती हैं। इसी तरह ही ये कॉजेज ऑफ एक्शन के ऑब्जेक्शन है और इसी तरह ही मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर के ऑब्जेक्शन है जो कि ऑर्डर 1 रूल 9 डील करता है। तो ये तीन चीजें जब भी रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करें तो ये बिल्कुल लेनी चाहिए कि कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन, सूट इज बैड ड्यू टू मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टीज, और द प्लेंटिफ्स have या has या have no cause of action against the answering defendant, या ये जो cause of action है ये ज्वाइंट नहीं चल सकती। तो ये ऑब्जेक्शन जो है हर सूरत ले लेने चाहिए। इन केस अगर ये ऑब्जेक्शन ले लिए जाते हैं और कोर्ट समझती है कि ये अबसर्ड हैं तो डिफेंडेंट को कोई नुकसान नहीं और प्लेंटिफ को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और वाइस वर्सा अगर वो वाकई ही ऑब्जेक्शन बनते हैं और नहीं लिए तो फिर बाद में
वो वेव हो जाएंगे या डिस्क्रिशन पावर चली जाएगी कोर्ट की कि वो उसे कंसीडर करती हैं या नहीं करती।